देख लो भाई, डायमंड के लालच में कैसे रेगिस्तान में आके लोगों ने टाउन बना दी। भाई 800 किलोमीटर जो मैं चला के आया हूँ ना गाड़ी, बिल्कुल वर्थ इट है। तो भाई ये तो मुड़ते ही जज्बात बदल गए एकदम से, मतलब 15 मीटर भी रोड नहीं आई, यहाँ तो सीधा ही आ गया डर्ट ट्रैक। ये गाड़ी गई भाई, बंदों ने ना यहाँ पे रोकी गाड़ी, मेरे से पूछा एवरीथिंग इज फाइन, मैंने कहा है एवरीथिंग इज फाइन, कोई हेल्प नहीं चाहिए मेरे को। स्पीड देखोगे मैं कितने पे चल रहा हूँ, 110 के क्रूज कंट्रोल पे। भाई यार जब करप्शन ना हो ना तो टूटी हुई रोड भी इतनी स्मूथ लगती है, देखना गाड़ी हिल ही नहीं रही। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए दिन में। जाने का प्लान आज 8 बजे था, पर अब 9:40 हो रहे हैं। बताता हूँ क्यों कैसे। रेस्टोरेंट कहाँ बताया था यार इन्होंने, चलो ऑफिस में ही देता हूँ फिर चाबी। बोला था कि रेस्टोरेंट में दे के जाना। तो भाई मैं लेट क्यों हो गया, क्योंकि मैं सुबह उठा, सोने का और मन था। मैंने देखा जो हम जा रहे घोस्ट टाउन, वो खुलती कितने बजे है। जी हाँ, घोस्ट टाउन की भी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है, वो खुलते 9:30। मेरे दिमाग में चल रहा था कि 8 बजे खुलती है। तो भाई मैं वापस से सो गया। चलते हैं भाई अब यहाँ से फटाफट, क्योंकि आज भी हमको 6-7 घंटे ड्राइव करनी है, वो भी बेकार वाली रोड्स पे। तो आपको चलते चलते बताता हूँ। अबे यार क्या आइटम है ये गाड़ी। अरे अरे पहले यार कमाल है यार। अबे खुल जा, पहले ड्राइवर वाला खुलेगा। ये खुल गया क्या? नहीं खुला, यहाँ से फिर ये खोलना पड़ता है। अरे भाई क्या आइटम है। चलो कोई नहीं, रखते हैं। आज का हमारा प्लान है, यहाँ से हम जाएंगे कोलमानस्कोप, जो कि घोस्ट टाउन है, यहाँ से सिर्फ 10-11 किलोमीटर है। फिर हम जाएंगे यहाँ से कोलमानस्कोप से सोसोविली। अब सोसोविली का टूर अगर आज मैंने नहीं लिया तो इस गाड़ी का एक दिन का भाड़ा और देना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए भाई, ग्रेवल रोड पे चाहे 120 की स्पीड पे चलानी पड़े गाड़ी, पर मैं आज ही वो टूर लेके रहूँगा। मेरे को नहीं पता सोसोविली के टूर कितने बजे कैसे चलते, कुछ नहीं पता। अभी तो हम चलते हैं, बस घोस्ट टाउन चलते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे भाई। यहाँ मैंने पार्क कर दी थी कल रात को, ये लुडविग्स टाउन है, और बस ये शायद मेडिकल की गाड़ी खड़ी है। ये था भाई लुडविग्स का टाउन ना, मतलब ऐसे रंगीन रंगीन से थोड़े घर से थे यहाँ पे, और बिल्कुल ही कोस्ट पे है ये। सब कुछ मैं दिखाता आपको, पर भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1 मिनट भी स्पेयर करने के लिए नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा, क्या ही करे। ये देखो भाई लिखा है स्टॉप, यहाँ से ट्रेन आती है। जी हाँ, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन वगैरह सब कुछ है। पूरे नामीबिया में ट्रेन ट्रैक्स बिछा रखे हैं भाई, पर चलती पैसेंजर ट्रेन नहीं है। भाई मेरे को लग रहा है वो टाउन है कोलमानस्कोप की, वो देखो जो घोस्ट टाउन सी पड़ी है ना, वही लग रही है भाई मेरे को। तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम भाई। जैसे आप देखोगे यहाँ पे रेत के टीले ही टीले हैं, मतलब डेजर्ट है पूरा। तो सामने जो टाउन है भाई, वो कोलमानस्कोप की टाउन है, जिसको अब डेजर्ट ने टेक ओवर कर लिया है। पहले यहाँ पे लोग रहते थे, पर अब भाई यहाँ पे डेजर्ट इन घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, सब के अंदर घुस चुका है। चलो चल के देखते हैं क्या सिस्टम है आगे, क्या एंट्री फीस है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता भाई। ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो मैं तो बस GPS लगा के पहुँच गया। यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब उसने बोला है कि अंदर ले जाके गाड़ी की पार्किंग बताई है, टूर वूर का भी बताया, मैं उतर के बताता हूँ। टिकट विकेट भी यहाँ पे ले आया हूँ मैं। चलते हैं पहले अंदर। यहाँ पे देखो कितने टूरिस्ट आ रखे हैं भाई, कितने सारे टूरिस्ट। आप सोच सकते हो घोस्ट टाउन विजिट करने, वो भी इतनी दूर मेन सिटी से। भाई टूरिज्म बहुत खतरनाक है ना नामीबिया में। वो देखो एक और ग्रुप, ओ भाई 50-60 लोग आ रखे हैं भाई। ये देखो भाई, वैसे तो कोलमानस्कोप लिखा है गूगल पे, कोलमानस्कूपी ये होगी असली स्पेलिंग। तो वो गूगल ना, अगर आपका गूगल इंग्लिश में है तो उसी के हिसाब से दिखाता है। टिकट में ले आया था, 8 बजे खुलता है, यहाँ पे लिखा है 8 बजे। गाइडेड टूर जो है वो 11 बजे स्टार्ट होएगा। मैंने कहा भाई मैं तो जल्दबाजी में हूँ, मैं तो खुद से ही देख लूँगा। तो बोला ठीक है, आप खुद से देख के जा सकते हो, ऑडियो गाइड वगैरह अवेलेबल है उस बिल्डिंग में, आप जाके ले सकते हो ऑडियो गाइड चाहिए तो मैंने कहा ठीक है भाई देखी जाएगी यार। 8 बजे से था ऑनलाइन, इन्होंने खुद 9:30 लिख रखा है। फालतू में भाई टाइम बर्बाद हुआ मेरा। उठ भी गया था मैं 8 बजे, 2 मिनट का आलस आता, मैं आ जाता। चलो कोई नहीं, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। देखते हैं, ऑडियो गाइड ले लेते हैं, हिस्ट्री विस्ट्री पता करते हैं। अच्छा ये है भाई कि 9:30 इसलिए लिख रखा है, 9:30 गाइडेड टूर 9:30 बजे स्टार्ट होता है और 11 बजे होता है। शिट यार,
यहाँ से वैसे होता तो टूर स्टार्ट है, पर अब ये शायद ऑडिटोरियम होगा, किसी स्कूल लग रहा है मेरे को तो ये। तो यहाँ पे अब इन्होंने ये तो नया नया सा बना दिया मेंटेन। भाई मैंने कर लिया ऑडियो गाइड डाउनलोड, पहले ऐप डाउनलोड करी, फिर इनका एक कोड डाला, फिर ये डाउनलोड हुआ है। इसको देखते देखते चलते। और स्कूल नहीं था भाई, ये कसिनो ही था, बाहर कसिनो ही लिखा था। अब यहाँ पे पिछले वाला ऑडियो गाइड टूर ख़त्म हुआ है, ऑडियो गाइड कह रहा हूँ, गाइड वाला टूर ख़त्म हुआ है। तो वो बता रही थी सब कुछ, पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने इस खुद ही पढ़ ली भाई जाके इस टाउन के बारे में। और मेरे को पता ही था क्या ही होगा यार, ज़्यादा ज़्यादा है ना, इन टाउन्स की ये हिस्ट्री रहती है कि यहाँ पे 1908 में एक वर्कर को डायमंड मिला था, ठीक है। तब ये जर्मन कॉलोनी होती थी। चलो इस घर के अंदर चलते हैं। यहाँ तो यार सैंड नहीं भरी हुई, हमको तो वहाँ जाना है जहाँ पे पूरी सैंड भरी हुई हो। ये तो ऐसा ही है अभी। तो 1908 में भाई उसको वो डायमंड मिलता है, वो जाके दिखाता है जब ये जर्मन कॉलोनी थी। तो फिर जर्मनी वालों को पता चलता है भाई यहाँ पे तो ऐसी डायमंड मिलने लग रहे हैं। तो उन्होंने इस एरिया को प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया कि भाई हम तो यहाँ से डायमंड निकालेंगे। 1908 से लेकर 1920 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर वगैरह चली, यहाँ पे खूब डायमंड निकाले। फिर डायमंड ख़त्म होने लग गए भाई यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ देखो, पहले कहानी आगे बताता हूँ। ये देखो इस घर के अंदर रेत कैसे भर गई। तो भाई 1920 में डायमंड कम होने लग गए। 1928 में यहाँ से दूर एक 270 किलोमीटर दूर एक टाउन है, वहां पे पता चला लोगों को कि यहाँ पे तो भाई बीच पे पड़े मिल रहे हैं डायमंड, हम यहाँ पे खुदाई वुदाई क्यों करें आके। तो भाई सारे के सारे यहाँ जो रेजिडेंट्स थे धीरे धीरे उस टाउन में मूव होने लग गए कि भाई वहाँ करेंगे। अब ये टाउन डायमंड निकलने की वजह से इतनी ज़्यादा रिच हो गई कि यहाँ पे भाई कसिनो बना दिया, बॉल रूम बना दिया, बड़े बड़े घर बना दिए लोगों ने अपने, है ना। 1908 में बनाए और 1920 तक तो डायमंड खत्म हो गए। 1928 में एक नई टाउन का पता चल गया और 1956 में इस टाउन को अबेंडन करके सारे लोग चले गए। 1956 में यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई थी अंडा भाई 0। तो ये टाउन जब ऐसे बसती है ना कि सिर्फ एक चीज़ निकल रही है उसके उस पर बसती है, ऐसी बहुत सारी टाउन्स हैं। जब तक चीज़ निकल रही है ठीक है, जब चीज़ निकलनी बंद तो फिर अबेंडन करके चले जाते हैं लोग। देखो भाई जैसे ये घर है, इसके अंदर पूरी रेत भर गई है। नो एंट्री लिख दी इन्होंने इस घर पे, तो पूरी की पूरी रेत भर गई है। यहाँ तक तो जा ही सकते हैं शायद। ये देखो, वो देखो पूरी ऊपर रेत भर चुकी है। ये था भाई आर्किटेक्ट का घर, इनके हर उसके बाहर लिखा हुआ है आर्किटेक्ट। अब देख ही रहे होगे भाई, ये पूरा नामीबिया के डेजर्ट में ही वॉक करने लग रहा हूँ एक तरह से ना मैं। तो भाई अबेंडन हुए हो चुके 70 साल। तो 70 सालों में तो भाई रेत उड़ती है, डेली उड़ती है यहाँ पे तो रेत, तो इसलिए ऐसे भर गए भाई। जैसे ये घर आ गया, अभी इसके अंदर चलते हैं। अभी एक गोरा फोटो लेने लग रहा है, मेरे को रोक दिया कि अंदर मत आ। ये देखो टब में भी रेत भर गई। ये तो मेरे को लग रहा है इन्होंने भर दी होगी इसको और ज़्यादा टूरिस्टी बनाने के लिए। अब चलते हैं इस घर के अंदर। ये देखो यहाँ पे रेत भर गई सीढ़ियों के नीचे। पहले सीढ़ियाँ कैसी थी भाई, लकड़ी की। इस तरफ देखो भाई, ऊपर जा ही सकते होंगे भाई। आज तक भी सीढ़ियाँ ये सही हैं, देख लो लकड़ी की। पता नहीं यहाँ डिमक डिमक है नहीं है क्या है। ये देखो पुराने इलेक्ट्रिकल बोर्ड उस टाइम के। ऊपर तो खैर नहीं भरी होगी रेत, मैं तो रेत से भरे हुए घर देखने आया था कि रेत से भरे हुए घर कैसे होते हैं। ये क्वार्टर मास्टर का हाउस है। यहाँ से चलो मैं आपको टाउन दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ी टाउन नहीं थी यार 1920 के हिसाब से और नामीबिया के हिसाब से ना, अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है। दूर दूर बना रखे हैं घर, पर देख लो भाई डायमंड के लालच में कैसे रेगिस्तान में आके लोगों ने टाउन बना दी। आज जो इस टाउन को रन करती है ना कंपनी, वो है नामीबिया की सरकार और डी बीयर्स क्या है भाई, दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर। आज भी 80% ऑफ द डायमंड्स वही लोग प्रोड्यूस करते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई डायमंड्स रेयर नहीं है, रेयर चीज़ नहीं है डायमंड। डायमंड बहुत एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, बस उसकी सप्लाई लिमिटेड कर रखी है ताकि लोगों को लगे रेयर है। अगर सप्लाई अनलिमिटेड हो जाएगी कौन खरीदेगा भाई, सस्ते में खरीदेंगे लोग फिर। तभी तो जब आप डायमंड को खरीदते हो और फिर वापस बेचने जाते हो, या तो कोई पैसा कुछ नहीं देता या फिर बहुत कम पैसे देते, क्योंकि रीसेल लेके करेंगे क्या, उनके पास तो बहुत सारा पड़ा है माल, वापस लेके क्या करेंगे वो। तो इसलिए कहते हैं लोग आजकल कहने लग गए हैं कि भाई डायमंड में इन्वेस्ट नहीं करना होता। इन्वेस्टमेंट आइटम है ही नहीं वो
वो मतलब वैसे है बस कि हाँ किसी को गिफ्ट दे दिया, शादी ब्याह पे डायमंड की अंगूठी बनवा ली। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई ऐसी चीज़ के, जो कि एक कंपनी कंट्रोल कर रही है। दुनिया के 70 से 80% या 90% कुछ ऐसा है, एक कंपनी कंट्रोल करने लग रही है उस चीज़ को। तो ये तो भाई वही चीज़ होगी ना कि मैं ही बना रही हूँ, मैं ही अपना प्राइस रखूँगी। बस लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि डायमंड इज़ ए सिंबल ऑफ लव। बहुत प्रमोशन वगैरह कराए थे उस टाइम पे ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से, तो लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि डायमंड इज़ फॉर एवर, यही प्यार का सिंबल है, ये वो जो भी था। तो अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करो अगर आप लोग कर भी रहे हो तो, डायमंड में मत करो। ये देखो भाई, जिस घर में थोड़ी कम रेत भरी है उसमें लोगों को अलाउ कर रहे हैं जाना, जिसमें कईयों में तो भाई यहाँ तक नी डीप कह रहे हैं रेत भरी है। ये देखो भाई दरवाजा कैसे डूबा पड़ा है रेत में, तो आप सोच सकते हो कितना गहरा होगा। ये क्या पड़ा है, ये देखो यहाँ पे दरवाजा, ओ भाई जम ही गया ये तो, हिलाने से भी नहीं हिल रहा। ये था वो दरवाजा, उस साइड भरी है, इस साइड कम हवा चलती होगी। ये बात तब था जो मैं आपको दिखा रहा था बाहर से। ये देखो ये भी कुछ होता होगा, ये भी देखो रेत से भरा पड़ा है। तो मैं इसलिए देखने आया था यार, बहुत सारी टाउन, एक रशिया में टाउन है जिसमें सर्दियों में अबेंडेंड है ना, अंदर बर्फ़ जम जाती है भाई, पूरे के पूरे बर्फ़ जम जाती है। और कई चेरनोबिल वगैरह भी देख रखे हैं, अबेंडेंड टाउन रशिया में काज़िख्स्तान गया था मैं, आपने देखी होगी वीडियो। पर मैंने कहा डेजर्ट वाली टाउन तो भाई मैंने अबेंडेंड आज तक नहीं देखी होंगी, और जिसमें रेत भर गया हो भाई ऐसे, तो मैंने कहा विजिट तो करनी बनती है भाई। ओ भाई, ओ भाई, जो फोटोज देखी थी ऑनलाइन असली भाई। मेरे को लग रहा है 50-60 सालों में तो ये और भाई सब कुछ अंडरग्राउंड ही हो जाएगा। ओ भाई, हाँ यहाँ तक तो पहुंच ही चुका है खिड़कियों तक। थोड़ा मतलब ये मान लो 100 साल में चीज़ अंडरग्राउंड हो जाएगी रेत के अंदर। भाई 800 किलोमीटर जो मैं चला के आया हूँ ना गाड़ी, बिल्कुल वर्थ इट है। और ऐसी चीज़ है ये कि मैं दोबारा भी आराम से आके विज़िट कर सकता हूँ। नामीबिया आएंगे दोबारा यार फ्यूचर में ना, इस बार बहुत जल्दी जल्दी में हो गया। मन तो करता है यार आने का, दोबारा दोबारा आ जाएंगे दोबारा। ऐसी नामीबिया तो इतनी बड़ी तोप नहीं है, साउथ अफ्रीका जब आएंगे तो दोबारा नामीबिया आ जाएंगे। पर इस बार आऊँगा मैं किसी दोस्त वोस्त के साथ, अकेला नहीं आऊँगा इस बार, क्योंकि भाई फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे कितनी बढ़िया आती है यार। अब मेरी कौन लेगा, वो बुढ़े से कहूँगा मैं, वो तो भाई उनको बस वैसी फ़ोटोज़ लेनी आती है, बंदों की नहीं आती लेनी उनको। चलो 2-4 घर और देखते हैं कैसे कैसे हैं। स्कूल था भाई यहाँ पे, सब कुछ था जो होता है एक छोटी टाउन में है ना, स्कूल, हॉस्पिटल, पीछे ग्रोसरी शॉप थी, ये इनका कसिनो था, तो सब कुछ था यहाँ पे। जो ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं ना वो ऐसी वाली गाड़ी लेके आते हैं जिसके ऊपर टेंट होता है, और अंदर ये जो पीछे बना रखा है इसमें खाने पीने का सौदा होता है, इसमें जैसे हो गया, इसमें जैसे हो गया, पर ये और महंगी मिलती हैं। अब ये 2-4 घर देखते हैं। ये देखो भाई, गिल्ली भी हो रखी है थोड़ी थोड़ी रेत, यहाँ पे बारिश वगैरह भी होती है। और देखना भाई मैं घुस ही नहीं सकता अंदर, इतनी रेत आ चुकी है। वैसे होगा ये आराम से 8 फुट का दरवाज़ा, 5, 9, 10 में मान लो, घुस नहीं पा रहा मैं, यहाँ टच हो रहा है मेरा सर, क्योंकि अंदर भाई पूरी रेत भर चुकी। और यहाँ से तो छलांग मारनी पड़ेगी भाई। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया ताकि रेत यहीं तक रहे। चलो छलांग मारते हैं, हमको क्या है। ये देखो, अच्छा ये तो एक स्टोर बना दिया अब, यहाँ रेत भरी हुई है, यहाँ स्टोर बना दे, बुटीक। भाई वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो यहाँ का हॉस्पिटल था, और वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिस का ये था, क्या कहते हैं उसको, रेजिडेंस, ठीक है। ये शॉपिंग स्ट्रीट थी भाई इनकी पूरी, जिसमें आज भी इन्होंने शॉपिंग का खोल दिया है। ये पूरी शॉपिंग स्ट्रीट थी भाई। यहाँ पे अफ्रीका की पहली एक्सरे मशीन आई थी, पहली एक्सरे मशीन इस टाउन में आई थी। सोचो क्यों, उस टाइम पे क्यों आई थी इस टाउन में, जहाँ पे भाई ये मान लो 100-200 लोग रहते होंगे। इसलिए आई थी भाई, 250 लोग रहते थे वैसे यहाँ पे, इसलिए आई थी ताकि वो एक्सरे कर सके कि कोई वर्कर अपने पेट में, अपने मुंह में डायमंड दबा के तो नहीं लेके जा रहा। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स थे और 2 नर्सेज थी, और रेगुलर यहाँ के वर्कर्स का
एक्सरे वगैरह करते थे, जब शिफ्ट से ख़त्म हुए तब एक्सरे कर लिया, जिस पे शक हुआ उस पे एक्सरे कर लिया, ऐसे। तो अफ्रीका की, पूरे कॉन्टिनेंट की पहली एक्सरे मशीन इस टाउन में भेजी गई थी जर्मन्स के द्वारा कि भाई यहाँ से कोई वैल्यूबल डायमंड हमारा चोरी ना करके लेके जाए। सोचो भाई कमाल है ना। वैसे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है एक्सरे मशीन की गरीब गरीब देशों में, आज भी कई जगह होंगे भाई, कई क्या अफ्रीका में, ये मान लो 90% गांव आज भी ऐसे होंगे जहाँ पे एक्सरे की मशीन नहीं होगी। 90% बोल रहा हूँ मैं आज भी। और उस ज़माने में यहाँ भेज दी गई थी। ये देखो भाई, ये जो सारे बोर्ड लगा रखे हैं ना, ये उसी टाइम के हैं, ये नहीं है कि अभी टूरिस्ट के लिए लगाए हैं। ये 4-5 ये तो अभी लगा दिए होंगे, या फिर उसी टाइम के मेरे को लग रहा है। ये शॉप नंबर 4-5 अभी शायद इन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं करा। यहाँ पे रेत नहीं भरा हुआ तो इसमें नहीं जाएंगे हम ओ भाई, ये मेरे को लग रहा है अनस्टेबल सीलिंग्स। ओ भाई ये कहाँ आ गया मैं? ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड। भाई ऐसे मीटर करंट तो नहीं आ जाएगा मैं भाई, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर भाई इंडिया में भी लगे होते थे, अभी तो खैर डिजिटल वाले आ गए हैं। ये देखो भाई, अबे इसके अंदर रेत भर गई अबे यहाँ भी रेत भर गई। अच्छा भाई, जो 4 नंबर का रूम जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ये आइस फैक्ट्री है। इस्ता ब्रिक, आइस ब्रिक ऐसा तो नहीं लिख रखा जर्मन में, पता नहीं मेरे को भाई, जर्मन जिसको आती है बताना। ये मैंने इसमें देखा अभी, आइस फैक्ट्री है ये। अब इसके अगले शॉपकीपर्स हाउस, यहाँ पे भी कुछ है, इसके अंदर चलते हैं भाई। ये घर तो पूरा का पूरा प्रिजर्व्ड रखा है ऐसे। ये तो ऐसा लग रहा है कि मरीजों का बेड हो। हाँ यार, ये लग रहा है हॉस्पिटल जैसा। तो तराजू भी है यहाँ पे, तो चलती भी है। ये वाला इन्होंने पूरा मतलब शायद रेनोवेट टाइप कर दिया, मतलब चीज़ें तो पड़ी होंगी, थोड़ी साफ सफाई कर दी। सही है, ऐसा फर्नीचर होता था भाई। आज की तारीख में इस फर्नीचर को बेचने जाए ना, ये मान लो 1-2 लाख की एक कुर्सी बिकेगी, एंटीक फर्नीचर। ये देखो ऐसी ऐसी अलमारियाँ। हेलो भाई, आ गई भाई फाइनल लोकेशन। ये था भाई माइनिंग ऑपरेशंस का पूरा इनका हेडक्वार्टर। यहाँ पे सब कुछ होता होगा। डायमंड माइंस ऑफ स्वा लिमिटेड लाइसेंस डीलर्स। उस ज़माने की चीज़ें रख रखी हैं भाई, कमाल है। ये तो इतना मज़ेदार नहीं आ रहा यार। हम तो रेत से भरे हुए घर देखने आए थे, वो हमने देख लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। सिलाई मशीन, ये तो भाई इसका छोटा चक्का आता है, और एग्जैक्टली सेम इंडिया में मेरी नानी के घर पे थी ऐसी मशीन भाई। ड्यू टू थोड़ा टाइम क्रंच मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ रहा है। वैसे देख तो लिया ही है, रेत से भरे हुए घर देखने तो 3-4 घर देख लिए मैंने, ठीक है। और फ़ोटोज़ वगैरह खींचते भाई अगर दोस्त वगैरह होते, पर ड्यू टू टाइम क्रंच मेरे को निकलना पड़ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैग्नेट लूँ, यहाँ थोड़ा महंगा ही मिलेगा मेरे को लग रहा है। चलो कहीं और से लेंगे भाई, टाइम नहीं है अभी, निकलते हैं फटाफट। ओस में रुकेंगे हम यहाँ से, जो 120 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरवा लेंगे, प्लस वहाँ पे थोड़ा खाने पीने का देख लेंगे, और फिर सीधा सोसेवेली चलेंगे भाई। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, चौधरी साहब को जल्दी खींचनी पड़ेगी गाड़ी। टायर का प्रेशर भी कम कराना पड़ेगा, क्योंकि शायद हमको ग्रेवल रोड पे चलाना है, तो वो भी करा लेंगे। और अगर आप आते हो तो भाई यहाँ की एंट्री टिकट है 230 नामीबियन डॉलर की, जो कि लगभग हो जाता है शायद 1300-1400 रुपये के करीब। तो सही है, इतनी ज़्यादा एंट्री फ़ीस है नहीं यहाँ पे किसी की भी। निकलो फॉरेस्ट गया तो वहाँ पे 8-9 डॉलर एंट्री फ़ीस थी, इसकी मान लो आप 13-14 डॉलर है। सोसोविली की जाके देखते हैं अभी कितनी होगी, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा होगी। चलो निकलते हैं भाई, खाना वाना भी खाएंगे, भूख भी लगी है। भाई जब विंड हुक से निकला था तो स्पोर्ट्स मोड से हटाने के बाद गाड़ी 14, 14.5 तक एवरेज आ गई थी भाई, 14.7-8 ऐसे।
अब पता नहीं कल जब से पेट्रोल भरवाया तो पेट्रोल ही बेकार था भाई, सॉरी डीजल बेकार था, या मैं थोड़ा तेज़ चला रहा हूँ। तेज़ तो खैर नहीं चला रही, कल से ही गिरी हुई है। अभी मैंने 126 पे करी है गाड़ी, वैसे कल 120 से ऊपर नहीं चलाई मैंने। तो क्या रीज़न है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार। मेरे को तो लग रहा है भाई डीजल ही ख़राब था उस पंप का ना, कि एवरेज दे ही नहीं पा रहा वो डीजल। तो जैसा भी है, अभी तो भाई 12.8 दिखा रही है एवरेज, घटती जा रही है। मतलब मेरे को लग रहा है बहुत ही घटिया डीजल डाल दिया उन लोगों ने यार, बिल्कुल एवरेज नहीं आ रही। मतलब 14.5 की वैसे आ रही थी, अब ये घट कैसे गई भाई। ये देखो नामीब नोकल्फ नेशनल पार्क बाउंड्री, ये नेशनल पार्क में एंटर कर रहे हैं हम एक तरह से। खाली है भाई, सारा ही नेशनल पार्क है ये भाई। यहाँ पे ट्रक आके लगा गया मेरे पीछे, चलो फिर आगे लगा देता हूँ मैं। चलो भाई यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ तेल डलवा ले। सेम प्राइस है हर जगह। यहाँ है ये 1172 का। ये मैंने कुछ खाने का लिया, आपको दिखाता हूँ फिर चलते हैं। गाड़ी वाला इंतज़ार कर रहा है, गाड़ी हटा दूँ एक बार। तो भाई जब तेल भरवाते हैं ना तो ये गाड़ी भी साफ़ करते हैं। तो मैं हर बार यार, वैसे फ्री में करते हैं, या आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं हर बार 20 नमीबियन डॉलर, जो कि लगभग 100 रुपये हो जाते हैं, मैं दे देता हूँ। बंदा बड़ा थैंक यू बोलता है, खुश हो जाता है। मेरी गाड़ी भी हटाने के लिए नहीं बोला खड़े रहे, कोई नहीं और लोग वेट करेंगे, जाके अपना खाना ले अंदर से। पहले वाले बंदे के लिए मैंने वेट करा था, अब उस और लोगों ने मेरे लिए करा। तो किसी की जल्दबाजी नहीं कि हटा ले गाड़ी, हटा ले, कुछ नहीं भाई ऐसे। अच्छा यार, यहाँ पे रेस्टोरेंट इस टाउन में आ ही नहीं रहे हैं भाई, इतना छोटा टाउन है ये। पर मैंने कहा खाना तो खाना पड़ेगा भाई, अगला टाउन पता नहीं कब आएगा। तो एक ये लिया है मैंने सॉसेज रोल, चिकन सॉसेज रोल, और एक, अरे यार गर्म कर दिया, गर्म नहीं करना। एक ये लिया है चिकन मायो पाइज, ये था 72 के दोनों आए, मतलब 36 के थे। और जूस अपने पास पड़ा ही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा भाई, जल्दबाजी में तो यही काम होते हैं। चलो चलते हैं। टाउन के अंदर से हम घूम के आए ना, ऑस टाउन के अंदर से, तो फिर घूम घाम के हम आए। तो फिर ये ट्रक को मुड़ लेने दो। अब कीटमानशूब हम कल गए थे, कल मतलब जहाँ से आए थे, और लुडरिट्स जहाँ से हम आज आ रहे हैं ना, अब इस तरफ ये B4 हाईवे चल रहा है इनका, वन ऑफ द मेन हाईवे है ये B4। बी वाले हाईवे काफ़ी मेन है इनके, B1 सबसे मेन है, B4 हो गया। अब हमको यहाँ से C13 पे मुड़ना होगा, वो ग्रेवल रोड है। और भाई मैं इतनी जल्दी में था ना, मैं टायर का प्रेशर कम कराना ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गई कि टायर का प्रेशर कम कराना है। कोई नहीं यार, मेरे हिसाब से तो चल ही जाएंगे, ऐसा कौन सा प्रेशर कम नहीं कराया तो फट जाएंगे, देखी जाएगी भाई जो होगा। अब चलते हैं यार, इतना टाइम है नहीं, एक भी मिनट लूज़ करने का है नहीं भाई, क्योंकि सनसेट के बाद वो बंद हो जाती है जगह फिर। ये देखो B4 हाईवे जाता है कीटमानशूब की तरफ, और C13 जाता है यहाँ पे। पर अभी हम थोड़ी देर बाद C13 से C27 पे भी जाना है हमको, तो अभी तो C13 पे मुड़ते हैं पहले। तो भाई ये तो मुड़ते ही जज्बात बदल गए एकदम से, मतलब 15 मीटर भी रोड नहीं आई, यहाँ तो सीधा ही आ गया डर्ट ट्रैक। ठीक है, पर इनके डर्ट ट्रैक भी मस्त होते हैं भाई। ये डर्ट रोड भी इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है ना इन्होंने, कि ये देखो 100 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है मैंने। इसके ऊपर भी चला सकता हूँ, पर मैं रिस्क नहीं ले रहा कि भाई इसके ऊपर चलाऊँ मैं। तो 100 पे भाई क्रूज़ कंट्रोल पे इनकी डर्ट रोड, जिसको ग्रेवल रोड कहते हैं लोग, कि इस पे स्पीड की लिमिट, मतलब लिमिट तो नहीं कहूँगा मैं, कहीं पे लिखी नहीं आई लिमिट कि 80 पे चलानी है। उनके पर्चे पे ही लिखा था जिसने कल रेंट दिया ना, तो मैंने कहा भाई 80 के हिसाब से तो नहीं जाऊँगा मैं, 100 के हिसाब से जाऊँगा। अभी तो 110 115 चला रहा था मैं, पर फिर मैंने कहा रिस्क नहीं लेते ज़्यादा। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा भाई दूर दूर तक, वो देखो कहाँ तक जा रही है रोड, ये पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा 100 पे ही चलाओ, एटलीस्ट कार कहीं ठुक वुक जाती है तो अंदर AC चला के तो बैठा रहूँगा मैं। टंकी अपनी करा ली है फुल, और भाई 1000 किलोमीटर से हमारी ज़्यादा चल चुकी है। 85,552 पे ली थी हमने, 1000 लगभग 10 किलोमीटर हो गए हैं हमारी गाड़ी को चलते हुए। कल से भाई 1010 किलोमीटर चला दी मैंने। भाई यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ यार खुद ही कम कर देता हूँ टायर का प्रेशर ना, थोड़ा अंदाजे से थोड़ा बहुत भी कम कर दूंगा तो अपना काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। अपने अंदाजे से कर देता हूँ, क्या बोलते हो? फिर वहाँ जाके भरवा लेंगे किसी से। ये गाड़ी गई भाई, बंदों ने ना यहाँ पे रोकी गाड़ी, मेरे से पूछा एवरीथिंग इज़ फाइन, मैंने कहा हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई हेल्प नहीं चाहिए मेरे को। तो अब चले गए वो लोग, बहुत स्लो चला रहे थे भाई ये लोग, तो इनके पीछे वो भी बंधा हुआ है ना। मैं अभी तीसरे टायर की निकाल रहा हूँ हवा।
पता नहीं अंदाजे से निकाली, कुछ तो हेल्प मिलेगी, थोड़ा बहुत निकाल के आगे भरवा लेंगे फिर। 2 गाड़ी वाले पास हो गए, एक ने पूछा एक ने नहीं पूछा। उसने देख ही लिया था कि मैं हवा निकाल रहा हूँ। ठीक है यार, पता नहीं कितनी क्या निकली है, क्या प्रेशर बना है, पर कुछ तो हेल्प होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 0 ही होगा, है ना मामला। चलो चलते हैं। ये देखो यहाँ पे एक बोर्ड आया है, हाई रिस्क एक्सीडेंट जोन अहेड, 80 पे चलानी है फॉर 20 किलोमीटर्स। ठीक है भाई, अभी थोड़ा कम चला लेंगे, 100 से 90 पे चला लेंगे। भाई ये देखो, अब आ गए सैंड रोड। इस पे पत्थर पत्थर से गायब हो गए पिछले 10-15 किलोमीटर से। और आप स्पीड देखोगे मैं कितने पे चल रहा हूँ, 110 के क्रूज कंट्रोल पे। भाई यार, जब करप्शन ना होना तो टूटी हुई रोड भी इतनी स्मूथ लगती है। देखना गाड़ी हिल ही नहीं रही। खैर फॉर्च्यूनर भाई है भी बढ़िया गाड़ी, सस्पेंशन वगैरह ये वो, पर भाई देखो यार, मतलब ग्रेवल रोड पे 110 चलती है यार। मतलब ये करप्शन फ्री कंट्री है, टूरिज्म फ्रेंडली, बढ़िया मामला कर रखा है यार। भाई एक तो ये रास्ता दिखा रखा है, ठीक है, जो कि है 331 किलोमीटर। अब मैं चलते चलते भाई मिस ही हो जाता। C14 पे थे हम, C27 पे चढ़ना है हमको। तो ये है 35 किलोमीटर छोटा। अब ये पता नहीं भाई कैसा होगा क्या होगा, पर मैं 35 किलोमीटर कम से जाना प्रेफर करूँगा। ऐसी रोड पे चलाना है तो भाई इससे अच्छा 35 किलोमीटर कम से ही जाओ, है ना। ये आ गया C27। ये देखो भाई, ये आ गया C27। 343 तो गलत लिखा हुआ है भाई, इससे तो कम ही बचा है। पहले का होगा ये बोर्ड, क्या पता भाई 343 ही ना हो सच में। तो भाई यहाँ पे देखो सारे ट्रैवलर्स आते हैं ना, तो अपना अपना ये सब चिपका के चले गए। हालांकि करना तो नहीं चाहिए ये, पर ठीक है कोई नहीं, मैं इसको इतना बुरा भी नहीं कहता। ठीक है, नेताओं के पोस्टरों से तो अच्छा ही है। चलते हैं भाई इस रोड पे, पता नहीं कैसी क्या रोड होगी। D407 भी लिखा है हाईवे का नाम। भाई B क्लास रोड से C क्लास रोड पे आ गए, अब C क्लास रोड से D क्लास रोड पे आ गए। और भाई कल से मैंने बहुत मतलब फॉर्च्यूनर में ऐसा बोल दिया कि ऐसा है, मिट्टी आ गई अंदर, ये वो, है ना। तो भाई वो सब चलो चीज़ें छोटी मोटी तो सब चलती रहती है, पर भाई मतलब इंजन में बिल्कुल जोर ही नहीं आता भाई, पता ही नहीं चलता गाड़ी से कब 100 पे चली गई। और सस्पेंशन वगैरह खच खच मस्त भाई, ये सब चीज़ों में बढ़िया है भाई गाड़ी। बस वैसा है कि एप्पल कारप्ले नहीं है भाई इस मॉडल में, डिजिटल स्पीडोमीटर है इसमें पर इतना अच्छा नहीं है ये, मतलब कंट्रोल थोड़े पुराने से लगते हैं, और सब सही है। वहाँ पे लिखा था 343, अब यहाँ लिखा है 295। वैसे वहाँ पे सेसेरे में लिखा था, हमने सोसेवेली लगाया है, इसमें सेसेरम लगा के देखता हूँ मैं कितना क्या आता है ना एक बार। ये रहा सेसेरम, तो यार और कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। 343 किस हिसाब से लिखा था वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। चलो जो भी है, स्ट्रेट लाइन में तो सेसेरम 188 दिखा रखा है। हमको सोसेवेली यहाँ जाना है भाई, देख लो यहाँ रोड भी नहीं दिखा रखी, वहाँ जाना है हमको। चलो चलते हैं। अभी मैप पे चेक करा तो भाई सेसेरम आया 236 किलोमीटर। पता नहीं यार 343 क्यों लिख रखा है, क्या पता कोई गूगल को नई रोड मिल गई हो। बस भाई गूगल बाबा फंसवा ना दे मेरे को यार, इन रोडों पे मैं नहीं फंसना चाहता कहीं पे, कि रिटर्न भी करनी है गाड़ी और चीज़ें भी घूमनी है। पंचर पुंचर तक हो जाए तो ठीक है, बदल दूंगा मैं टायर वायर। बस ये है कि फंसवा ना दे, वापस ना आना पड़े बस इस रोड पे, है ना। धूप हो रही थी बहुत ही तेज़, यहाँ मैंने लगा दिया अपना टावल, वरना सीधी धूप उस तरफ से आ रही थी। भाई यहाँ C27 हाईवे पे हम चल रहे हैं। गाड़ी मैंने यहाँ रोकी है क्योंकि सामने नज़ारा देखो भाई, क्या नज़ारा है यार। ये पहाड़ कम से कम ये मान लो हमसे 40 किलोमीटर दूर है। वो वाले और दूर होंगे 50 किलोमीटर, बिल्कुल क्लियर दिखने लग रहे हैं। कोई नहीं है भाई, एक गाड़ी निकली है जब से C27 पे चढ़ा हूँ ना मैं, सामने से ही आ रही थी, टूरिस्ट की थी वो भी। देखना लाल लाल कर के पहाड़, बेहतरीन नज़ारे हैं भाई। और भाई ये जो चिकन मायो लेके आया था और वो लेके आया था सॉसेज, ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया खा के। सीट में यहाँ थोड़ी ऐसी रोड आ गई। C27 पे चलते चलते लगभग 100 किलोमीटर हो चुके हमको। और यहाँ देखो एक और बोर्ड आया है C27 सेसरियम सोसेविल इस तरफ।
डूवसिप कैसल भी बहुत फेमस कैसल है भाई, अगर आप चाहो तो जा सकते हो। और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी आ गया है इस वाले शहर में। तो ठीक है, हमको तो जाना नहीं है भाई अभी डूवसिप कैसल की तरफ, हम सोसोविले ही चलते हैं। तो इस तरफ हम मोड़ लेते हैं गाड़ी को। चलो जी चलो, कहाँ है अभी, इस तरफ देखते हैं कितना क्या किलोमीटर लिखा है। और अरे भाई ये उस तरफ रोड ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए इस तरफ आया बस। भाई यहाँ से है सोसेविल, बचा है 200। मेरा मैप कितना दिखा रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। मेरा मैप दिखा रहा है 196 और यहाँ लिखा है 200। और ये कहते हैं कि ना ये जो सेसेरेम है यहाँ तक ही ऐसी रोड है, सेसेरेम से सोसेविली जो रोड है वो पूरी बनी हुई है तार वाली। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, चलते हैं। टाइम हो गया भाई 3:04। सनसेट पे सोसेविल बंद हो जाता है, हमको उससे पहले पहुंचना ही है भाई कुछ भी करके। भाई सबसे बड़ी दिक्कत इस रोड पे रहती है कि भाई अगले बंदे को ओवरटेक कैसे करें। उस बंदे के नज़दीक हम जा ही नहीं सकते। अभी एक बंदे को मैंने ओवरटेक किया है, उसने खुद ही स्पीड कम कर ली थी तो मैंने कर लिया ओवरटेक। भाई देखो इसके धूल इतना उड़ा रहा है, पत्थर उड़ा रहा होगा, अगर मैं इसके नज़दीक गया तो ज़्यादा विंडशील्ड टूटेगी और मिट्टी मिट्टी तो गाड़ी हो ही जाएगी। या तो ये बंदा स्लो कर ले तो मैं इसको ओवरटेक कर लूँ। अब देखो कैसे क्या कर पाते हैं हम ओवरटेक इसको। ये देखो भाई कितनी धूल उड़ा देते हैं, ये आगे का कुछ भी नहीं दिखता। फ़ोन में दिखने लग रहा है भाई, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा और वो जाने लग रहा बंदा। अरे भाई रोक ले साइड में, नहीं बस की तेज़ चलानी तो मेरे को निकाल लेने दे एक बार। पीछे वाला बंदा समझदार था, एक और को करा मैंने भी ओवरटेक। सारे टूरिस्ट ही हैं ये। भाई देखना यार कितनी दूर तक सीधी रोड है। 5x कर दिया मैंने, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि रोड का एंड कहाँ पे है। इतनी स्ट्रेट रोड देखो कहाँ तक है भाई। और जूम करता हूँ रुको भाई, यहाँ पे रोड थोड़ी ऐसी है। अरे 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 कहाँ गई, ये देखो भाई कमाल है। वैसे सही है, 100-110 पे स्पीड पे चल सकते हैं यहाँ पे। वो तो मैंने वीडियो बनाने के लिए स्लो करी थी, वरना मस्त रोड है भाई, चल सकते हैं इजीली। बस ये है कि टायर यहाँ फट सकता है, पर टायर फटे की निशानी भी होती है। यहाँ पे बहुत सारे टायर फटे हुए पड़े होते हैं, अगर यहाँ पे लोगों के फटते होते टायर तो, पर नहीं फटते शायद यहाँ पे, इसलिए कोई भी निशानी नहीं पड़ी। भाई आपको याद होगा कि मैं संटी भाई के साथ जब अलास्का में था तब उनका टायर फट गया था वैन का। वहाँ पे ना हर 2-4 किलोमीटर पे 1-2 टायर फटे हुए पड़े थे। तो मतलब उस रोड पे फटते हैं, वहाँ के ग्रेवल ऐसे हैं कि टायरों को चीर देते हैं। पर यहाँ पे एक भी नहीं मिला मेरे को टायर, एक भी नहीं फटा हुआ मिला कि जो तबाह हो जाता है उसको लोग रोड पे फेंक देते हैं। कौन अपने साथ थोड़ी लेके जाता है कोई, तो एक भी नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस वाली रोड पे ना फटते हो टायर, भगवान करे ना फटे। शायद ग्रेवल रोड हमारी सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर की ओर बची है, क्योंकि सेसेरेम से सोसेविली बोलते हैं कि पूरी तार वाली रोड बढ़िया बना रखी है। तो देखते हैं, वरना टोटल ये मान लो 160 किलोमीटर बचा है। भाई ये देखो रेगिस्तान के बीचों बीच सोसोविले डेजर्ट लॉज। भाई होटल है कहीं अंदर पहाड़ों में जाके। वो देखो भाई किसी अमीर बंदे का हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, या फिर टूरिस्ट का। सीधा हेलीकॉप्टर से भी आ जाते हैं भाई। अमीरों के पास यार पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता ना। ये देखो बंजारे में कुछ नहीं है, कोई टाउन वाउन नहीं है, ऐसे ही आया भाई। और होटल दिख भी नहीं रहा है अभी तो, कहाँ पे है पता नहीं, कहाँ अंदर जाके होगा। ये रोड कहाँ जा रही है, सिर्फ हेलीकॉप्टर खड़ा है, कोई अंदर कहीं जाके होगा भाई, दिख भी नहीं रहा कहाँ है लॉज। फाइनली भाई ग्रेवल रोड को छोड़ के हम तार वाली रोड पे एंटर कर गए हैं। फाइनली भाई यहाँ से बस अब बचा सोसेविली 60 किलोमीटर, जो कि हम लगभग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि 120 की स्पीड आएगी आगे। उसमें हम ये आगे सेसेरिम का टाउन, और यहाँ पे पेट्रोल पंप, कैंपिंग ग्राउंड, ये वो सब कुछ मिल जाएगा। पर अभी हम चलते हैं सोसेविली, क्योंकि रात को आगे शायद वापस यहीं पे सोना पड़ेगा। ये आ गया भाई सोसेविली का रास्ता, सेसेरिम के लिए भी और सोसेविली के लिए भी। ओके, ये था सोसेविली का बोर्ड, 61 किलोमीटर ये एंट्री है यहाँ की। इन्होंने मेरे को जाने से रोक दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कहीं पे खड़ी करके गाड़ी। यहाँ पे दोबारा इसके अंदर ही जाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि यहीं पे एक कैंप साइट है, वहाँ रुकेंगे। भाई ये है सेसेरिम ओशना कैंप, यहाँ जाना है हमको।
सोसोवली आ तो गए यार, पर कल बहुत जल्दी उठना पड़ेगा हमको। अंदर आ गए, बस कल ड्राइविंग शुरू करेंगे। तो भाई सोसेवली पता नहीं क्या बोला था उस बंदे ने। तो बोला आज आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से 1 घंटा जाने का रास्ता है, क्योंकि यहाँ से जो आगे 60 किलोमीटर रोड है ना, उस पर ड्राइविंग की स्पीड लिमिट 60 ही है। तो मैं उसको ये तो बोल नहीं सकता था कि भाई मैं 120 पे चला के 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा और 120 पे चला के 30 मिनट वापस आ जाऊँगा। बोला कि भाई सनसेट के बाद ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से बंदों को अंदर जाने देते हैं। तो कहता है 1 घंटा तेरे को जाने में लगा, 1 आने में लगेगा, और एटलीस्ट तेरे को 1 घंटा वहाँ पे चाहिए। तो बोला 3 घंटे इतने तो नहीं है तेरे पास, अभी 4:30 हो चुके, तो 7:30 तक तो सनसेट हो जाएगा, मतलब 6:30 ही हो जाता है यहाँ पे सनसेट। तो मैंने बोला भाई सुबह कितने बजे खुलता है? बोला 7:30 बजे। फिर गेट से मेरे को भगा दिया। फिर भाई मैंने कहा चलो मैं होटल ढूंढता हूँ। तो एक कैंप साइट मिली है यहाँ पे कैंप साइट। अब देखते हैं कि कितना क्या प्राइस चार्ज करते हैं। ओ भाई यहाँ पे देखो क्या घूमने लग रहा है कैंप साइट पे, इसका नाम तो नहीं पता मेरे को। सींग कितने सीधे हैं इसके, है ना। फिर मैंने आई ओवरलैंडर पे देखी कैंप साइट। यहाँ पे 2 कैंप साइट थी, एक सरकारी थी, एक प्राइवेट वाली थी। ये है $700 की, जो लोगों ने लिख रखा था कि यहाँ पे आप आ सकते हो। फिर वो बंदा, मैं बोला कि भाई मैं कैंप साइट पे जा रहा हूँ, तो बोला तेरे पास कैंपिंग इक्विपमेंट्स हैं, टेंट वगैरह ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं है भाई। तो कहता कहाँ सोएगा फिर? मैंने कहा गाड़ी में सोऊंगा मैं। तो बोला ठीक है, अगर गाड़ी में सोना है तो सो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंप वालों के पास आए, देखते हैं कैंप साइट फ्री है भी या नहीं है। वैसे तो मेरे को काफ़ी सारी फ्री दिख रही थी, 3-4 लोग कर भी रहे थे कैंपिंग। अभी जाके पूछते हैं, बुक करनी पड़ेगी, गाड़ी में सो जाएंगे भाई पीछे वाली सीट पे, और क्या ही कर सकते हैं, आज के लिए मजबूरी करनी पड़ेगी। भाई पूरी रोड पे गाड़ी एक नहीं दिखी, सारी कैंप साइट फुल है भाई इन लोगों की। प्री बुक करके आते हैं लोग, खड़े 2-4 हैं पर सारी की सारी बुकिंग कर रखी है। अब सामने एक सरकारी वाली है, मैं उसमें जानबूझ के नहीं गया, यहाँ पे वाईफाई वगैरह सब बढ़िया मिल जाता। सरकारी वाली ऐसी रहती है। तो चलते हैं सरकारी वाली पे। नहीं मिली तो भाई कहीं पे चुपके से लगा के गाड़ी सो जाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं भाई, है ना। ये देखो यहाँ की कैंप साइट तो मैं आपको दिखाऊँ एटलीस्ट। ये देखो भाई कि पूरे का पूरा पर्सनल बाथरूम वगैरह, शावर जिसमें गर्म पानी, ऐसी कैंप साइट बना रखी है। और सिर्फ भाई $35-40 की है कैंप साइट, 2 बंदों के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हम कर रहे थे भाई, एक स्पेस दे देते थे जिसमें बिजली का कनेक्शन था, बस वहीं पे सो। यहाँ पे देखो पर्सनल टॉयलेट बाथरूम, इसलिए मैं इसमें आ गया था कि भाई सही है। पर वो बोला मेन रोड पे एक हो रहा है, उस पर पता कर लो, वहाँ चलते हैं। पता नहीं भाई, लोग तो कहीं पे भी कैंपिंग करने लग जाते हैं अपना गाड़ी बिस्तरा लेके। अब अलाउड है नहीं है, क्या है क्या पता, ऑनलाइन ना हो तो यहाँ पे और ढूंढेंगे। अगर ये नहीं मिलता तो सैसरम ये वाला है। वो बंदे ने बोला रिसेप्शन पे जाओ पहले फिर जाना। चलो चलते हैं भाई। यहाँ पे अपना काम बन गया। $670 का यहाँ पे मेरे को कैंप साइट नंबर 10 दे दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, माइक वाइक चेंज करके। वो बोले कि आप अंदर जा सकते हो। उस पागल ने मेरे को वैसे ही रोक दिया यार, गुस्सा आ रहा है मेरे को साढ़े पे। 7:15 तक खुला है वो अंदर वाला गेट। वहाँ पे जाके अब एक और पेमेंट करनी है पार्क की। तो और मैं कल बताऊंगा यार, मैं 4:15 वहाँ खड़ा था, 1 घंटे में पहुँच जाता अंदर, आधे घंटा वहाँ देखता, 1 घंटे वापस आ जाता कल का मैं। और उसने वो भी गलत बताया कि 7:30 बजे खुलता है गेट, ये बोली 6:30 बजे खुल जाएगा, आप चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई पागल आदमी, वो सोचता है कि भाई मैं वैसा बुढ़ा टूरिस्ट हूँ कि भाई 3-4 घंटे लगाऊंगा। अरे मरे हुए पेड़ कितनी देर तक देखूंगा मैं। चलो कोई नहीं, अभी वहाँ पे जाके कैंप फीस पे करते हैं, फिर आके 10 नंबर कैंप साइट पे हम रुकेंगे। भाई यहाँ अपने पेमेंट कर दी है $340 की। फिर वहाँ पे जो लेडी बैठी थी यार, वो बोली कि कहाँ से हो आप? मैंने कहा इंडिया से। कहते हैं कि इंडिया वियतनाम से बहुत दूर है क्या? मैंने कहा यार ये सवाल क्यों पूछा इसने मेरे। तो बोली मेरे पास ये 70,000 वियतनामीज डोंग पड़े हैं, ये कोई मेरे लिए चेंज कर दे तो मैं अप्रिशिएट करूँगी। तो मेरे को पता था 70,000 वियतनामी डोंग कितने होते हैं भाई, $3 मुश्किल से बनते हैं। तो ये रहे वो नोट। मैंने कहा मैं कर देता हूँ चेंज। फिर मैंने गूगल खोला, 50 और 70 के थे। मैंने गूगल खोला, $44 आए। तो मैंने बोला 40 दे देता हूँ मैं आपको। तो बोली 50 दे दो। मैंने कहा नहीं 40 ही दूंगा, इतनी हेल्प कर दी वही बहुत है, ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है भाई, वो कैंप साइट वालों ने बताया मेरे को कि आप सनसेट देखने जा सकते हो। क्या नाम है, एली ड्यून कुछ ऐसा ही था, एला ड्यून पता नहीं क्या था। तो वहाँ चलते हैं, 7 किलोमीटर अंदर ड्राइव कर सकते हैं हम अभी।
अरे यार क्या क्या पन्ने इतने रिसिप्ट हो चुकी, 670 वहाँ दे दिए, 340 यहाँ दे दिए, जाए जा रहे हैं भाई पैसे ऐसे करके, समझ ही नहीं आ रहा। चलो चलते हैं भाई। यहाँ पहुँच गया अपनी गाड़ी लेके मैं, पेड़ के नीचे खड़ी कर दी बस ऐसी फ़ोटो लेने के लिए, कोई मतलब तो है नहीं, अब शाम हो चुकी। यार गोरे भाई हर जगह पहुँच जाएंगे, जहाँ पे भी हाइकिंग करना इनको इतना पसंद है ना, जैसे मर जाएंगे बिना हाइकिंग के ये। अब मेरे को नहीं पता किस तरफ जाना है, कोई रास्ता नहीं लगा रखा, कोई कुछ नहीं, पर यहाँ पे तार है, मतलब यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे थोड़े पैरों के निशान है, यहाँ से चढ़ के जा रखे हैं लोग, हम भी यहीं से चलते हैं। जो अगली लोकेशन है ना हमारी, बस वो मेरे को कल दोपहर 2 बजे से पहले पहले पहुँचनी है, और वो यहाँ से है भाई लगभग, ज़्यादा दूर नहीं है कल वाली लोकेशन। आज के 2 ही दिन ज़्यादा के ड्राइव थे, वो बंदा मेरे को 4 दिन तक दे देता ना गाड़ी। 320 किलोमीटर है, 4 घंटे 19 मिनट दिखा रहा है, इससे तो भाई बहुत कम लगेंगे, मतलब बहुत कम तो नहीं, 4 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है 320 किलोमीटर के, तो ये मान लो मैं 3.5 घंटे पहुंचा दूंगा। तो यहाँ से भाई निकलने का है हमारे पास वैसे टाइम तो। ओ भाई कैसे कैसे कीड़े घूम रहे हैं देखना भाई, अरे सैंड में घुस गया, निकल भाई। अभी वो लेडी मेरे को कुछ पता नहीं खुले उल्ले दे रही थी, तो 50 का नोट इधर उधर हो गया था, तो मैंने कहा इसके पास अलग 50 का नोट है, मेरे पास अलग 50 का नोट है, मैं कितने 50 के नोट है। वैसे 1-2 देश ऐसे हैं जिनके पास 1-2-3-4 वर्जन्स हैं ना अपने नोटों के, पर मेरे पास ये 50 का नोट था भाई, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है। मैंने अभी ध्यान से देखा, इस पर लिखा 50 रैंड। रैंड तो यहाँ की करेंसी है ही नहीं, यहाँ तो डॉलर है, साउथ अफ्रीकन रैंड है। तो साउथ अफ्रीकन रैंड और नामीबियन डॉलर आपस में पैक्ड है, और आप एक दूसरे की कंट्री में एक दूसरे के नोट भी चला सकते हो, जब पैग ही हो गए तो नोट भी चला ही लो। मेरे को तो अभी पता चला भाई कि मेरे को ये किसी दुकान वाले ने दिए होंगे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और कल मैंने देखा नामीबिया का $30 का नोट भी है, और नामीबिया का जो पहले दिन हमको मिला था $60 का नोट भी है। वो भी मेरे को लगा कि 10 वाला भी ब्लू ब्लू सा था, 30 वाला भी ब्लू ब्लू, मेरे को लगा 10 का ही नोट होगा। मैंने तो कल खोल के देखा तो निकला कि 30 का नोट है। क्योंकि कोई खुले देता, मैं गिनता विनता नहीं हूँ इतने, जब तक ज़्यादा बड़ी पेमेंट ना हो। अब 100 का नोट दिया, 30 के चीज़ खरीद ली, 3-4 नोट उसने दे दिए, तो मैं इतना गिनने पे ध्यान नहीं देता। तो भाई मैं कहा भाई तेरे पास अलग 50 का, मेरे पास अलग। वो भी मैंने अभी चढ़ते हुए देखा, मैंने कहा इस पर रैंड क्यों लिखा है, RND। तो ये साउथ अफ्रीका करेंसी आ गई मेरे पास यहाँ पे। देखना भाई वो लोग कहाँ से आने लग रहे हैं, मकोड़े लग रहे हैं आते हुए, इतने बड़े बड़े ड्यून्स हैं यहाँ पे। देखो वो नीचे लेडी आ रही है। सनसेट तो हुआ नहीं, तो गोरे बिना सनसेट देखे वापस कैसे जा रहे हैं, ये गोरों के नाम पे दब्बा है ये तो। भाई ये देखो मैं कहाँ आ गया, कहाँ खड़ी है गाड़ी अपनी। वो एक गाड़ी वाला भी आ रहा है भाई, बहुत ऊपर है। वो गोरा मेरे से बाद में शुरू किया था उसने चढ़ना, वहाँ चढ़ गया फ़ोन में बात करता करता। ये देखो भाई कैसे रेत चलने लग रही है भाई। सनसेट हो रहा है ऑपोजिट साइड, पर वो देखने के लिए भाई और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, और जाने का मन सा नहीं है यार। भाई ये देखो डेजर्ट में कैसी लाइनें बन रखी हैं, ये विंड की वजह से सारा। जाऊँ क्या और ऊपर, मन नहीं कर रहा, यहीं से बैठ के देख लो भाई, कल भी तो देखा ही था गाड़ी में से। चलो भाई ये था सनसेट सनराइज, ये गोरों के चौधरी है भाई। वैसे आता तो मज़ा है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। जूतों में भर गई भाई मिट्टी, थोड़ी बहुत जुराब में भी भर गई होगी, 1-2 दिनों में निकलेगी अभी कहीं जाके। भाई ये आ गया अपनी कैंप साइट पे, बहुत ही बेसिक सी कैंप साइट है। यहाँ पे कुछ आप पकाना चाहते हो तो उसके लिए बारबेक्यू टाइप दे रखा है। ये आपका पेड़ है, जैसे मेरी कैंप साइट नंबर 10 है, तो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे एक ये प्लग है और एक ये प्लग है लाइट ऑन ऑफ करने का। मेरे तो किसी काम का है नहीं, सामने अभी भी सनसेट हो ही रहा है, मतलब हो चुका, वो थोड़ी ऐसी रोशनी। यहाँ देखो लोग ऐसी ऐसी ये वैन सी बना के लेके आते हैं, ऐसी सारी नामीबिया में ऐसी मिली। बड़ी अमेरिका टाइप वैन ना कहीं पे भी नहीं मिली भाई। मैं तो अपना देखूं फॉर्च्यूनर में, कैसे सो सकते हैं भाई, मेरे को तो कुछ ज्ञान भी नहीं है यार इस गाड़ी का। अरे यार एक तो अनलॉक नहीं होती, हो गई हो गई। अब देखते हैं भाई पीछे सोने का क्या बंदोबस्त बन सकता है, हो तो जाएगा बंदोबस्त से ही, देखते हैं। चलो भाई आप यकीन नहीं करोगे मेरे को क्या खोलना नहीं आ रहा था।
ये मिडल वाली सीट बेल्ट खोलनी नहीं आ रही थी भाई। गूगल पे देखा है कि कैसे खोलनी है। ये जो बक्कल है ना ये फालतू का है, ठीक है, पर इसका काम क्या है, यहाँ आपको ये बक्कल मारना है और फिर ये छोड़ देगा। ये देखो भाई, ये बक्कल आपको जो ये है ना, ये सीट बेल्ट होगी मिडल वाली, इसके अंदर ऐसे मारना है, फिर ये इसको छोड़ देगा। अब ये गई सीट बेल्ट पीछे, ठीक है। अब इसको फोल्ड करके देखते हैं सीट को कैसा क्या रहता है। अरे चली जा तू भी अंदर भाई। ये अच्छा, इसकी हटानी पड़ेगी, नहीं वो सीट आगे करता हूँ। अरे भाई ये क्या हो गया? अच्छा ऐसे हो जाती है क्या सीट? ये तो मेरे को पता ही नहीं था। बोतल अगर मैं हटा दूँ, अच्छा इतनी होती है फाइनल है इसकी रेस्टिंग पोजीशन, तो फिर वो वाली भी होनी चाहिए ना, वो भी तो होएगी या नहीं होती वो? भाई ये बन गई अपनी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं फोल्ड फाल्ड हो सकता। यहाँ से पैर करके वहाँ सो जाओ, बीच में मैं बिछा दूँगा अपने सारे कपड़े, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ये लेवल पे से आ जाए, बस इतना ही कर सकता हूँ। और अगर हो सका तो गाड़ी अगर टेढ़ी मेढ़ी हुई तो वो थोड़ी सीधी कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और भाई कोई फ़ायदा तो है नहीं गाड़ी में सोने का कि होटल के पैसे बच रहे हैं। $40 तो मैं वैसे भी देने लग रहा हूँ, पर हाँ ये फ़ायदा है, यहाँ पे जो होटल हैं वो $150-200 के हैं, ठीक है। तो $40 में अपना काम हो गया, क्योंकि अपने पास ऐसी गाड़ी थी। वैसे अगर $150 का छोटी गाड़ी भी होती ना, मैं उसमें भी सो जाता, पर $150 नहीं देता। चलो भाई अंदर कपड़े जचाते हैं और फिर लेवल पे कर देते हैं। भाई ये देखो यहाँ पे ये मेन्यू है, डिनर का यही मेन्यू है। इसमें ग्रिल्ड गेम स्टेक में कर नहीं सकता, बीफ नहीं, चिकन का मन नहीं है, वेजिटेरियन ऑप्शन सबसे सस्ता भी है, आधे रेट में है 100 का। तो ये मंगा लिया भाई मैंने, ठीक है। 100 तो ज़्यादा नहीं हुआ, खैर $5-7, ठीक है। अपना दोबारा और भूख भूख लगी तो ये बर्गर सैलेड वगैरह ये सब भी खा ही सकते हो आप। भाई ये आया अपना पास्ता, पता नहीं क्या मिला रखा है, वैसे तो हरा हरा सा, ये क्या मिला दिया। खाते हैं भाई, मेरे को लग रहा है इससे भूख मिट ही जाएगी। फिर ये सुबह ब्रेकफास्ट का डब्बा भी पैक करके देते हैं कि कोई जाता जाता लेके जाना चाहे तो लेके जा सकता है। तो जब ठीक है इतना खाना। भाई खाना वाना खा के आ गया, सिर्फ 100 में था पास्ता, पूरा पेट भर गया भाई ऊपर तक। बस अब सोते हैं भाई गाड़ी में, कैसे ना कैसे सोना पड़ेगा। तकिया तुकिया कुछ नहीं है, बैग वैग का कुछ तकिया तुकिया बना के सोएंगे और सुबह उठ जाएंगे 5:30 बजे। अभी रात के 8 तो बज ही चुके हैं, तो 9 घंटे ही हैं, कट जाएगा। बस देखते हैं यार ठंड वंड ना लगे। कुछ ओढ़ने वोढ़ने का तो है नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास तो एक नॉर्मल पैसेंजर बस एक गाड़ी लेके आया हुआ है। देखते हैं कैसा क्या रहता है, अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, उठ के बताऊंगा मैं कैसा क्या रहा। इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। भाई पता नहीं कौन सा सिस्टम लगा हुआ है यार इस गाड़ी में, मतलब पता नहीं क्या हुआ भाई। पहले मेरे को लगा कि मेरा चाबी पे हाथ लग गया, फिर चाबी पे इनका हॉर्न वाला बटन दब गया भाई, पी 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 चाबी से भी नहीं रुक रही भाई। अब दोबारा मेरा कहीं हाथ भी नहीं लगा, खुद ही गाड़ी टी टी पी पी टी टी। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई अंदर कोई बंदा हिल विल रहा हो तो टी टी पी पी करेगी, पता नहीं क्या है भाई। दिमाग खराब हो गया भाई। सब लोग उठ जाएंगे रात को भाई, मेरे को सुनाएंगे, मेरे को तो लग रहा है लोग आके इतनी तेज टी टी पी पी। अरे भाई क्या है यार ये, मेरे को ऐसा डर सा लग रहा है कि रात को टी टी पी पी करने लग गई तो मैं क्या करूंगा यार। मेरा सोने का प्लान था ही नहीं गाड़ी में, वहां पे मैंने होटल ले लिया लुडविर्ट्स में। अब जो अगली जगह जाऊंगा वहां पे भी होटल लूंगा, यहाँ पे कुछ था ही नहीं $200-250 से कम का। अरे भाई यार बहुत ही घटिया फीचर है। मैंने भाई पी कर रही है, मैंने 4 बार लॉक का बटन दबा दिया, अनलॉक भी दबा दिया, हॉर्न वाला बटन भी दबा दिया, रुकी नहीं। या तो एटलीस्ट ऐसा होगी भाई, हाँ चाबी पे बटन दबा दिया तो रुक जाए, ऐसा हो जाता है ना। इसकी चाबी भी नहीं चलती, पता नहीं क्या गाड़ी दी है भाई। मतलब खुल रही नहीं है चाबी से, बहुत पास ले जाके खोलनी पड़ती है। मैं तो डर गया भाई एकदम से, जो पहली बार होने लगी मैं कहा ये क्या हो गया ये। क्योंकि लोग हैं यार आसपास मेरे, कहीं पे मैं वीराने में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर लोग हैं आके कहेंगे भाई तेरी गाड़ी में क्या, हमारी नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है। 2 बार तो बज चुकी है, चलो अभी तो सो ही नहीं है लोग।